Hi, today we will discuss the second part of income from house property, income tax act. तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, कुछ बेसिक्स पढ़े थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में कि क्या 3 कंडीशंस लगता है। तो उसमें था ओनर होना चाहिए, उसके बाद फिर बिल्डिंग होना चाहिए और तीसरा था कि वो उस प्रॉपर्टी को बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ ना करे। उसके बाद ये भी देखे थे कि इसमें हम लोग एक्यूरल बेसिस फॉलो करते हैं और फिर देखे थे कि कंप्यूटेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखे थे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं हम लोग। कंप्यूटेशन के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना ज़रूरी होता है, ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे कि वो निकाला आखिर कैसे जाता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 4 टाइप का प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला जो कि पूरा साल भर लेट आउट हो, मतलब रेंट पे भाड़े पर लगा दिया गया हो। दूसरा हो गया कि जो कि पार्टली लेट आउट हो और पार्टली वैकेंट हो, मतलब कुछ दिन के लिए मतलब कुछ महीने के लिए, मान लिया 4 महीने के लिए लेट आउट रहा, बाकी 8 महीने के लिए वैकेंट रहा, ऐसे करके। फिर हो गया पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब कुछ महीने के लिए लेट आउट रहा, 6 महीने के लिए लेट आउट रहा और 6 महीने के लिए एसएससी जो है खुद उसमें रह रहा हो। और चौथा हो गया कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, पूरा साल वो खुद ही रह रहा हो। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे केस 1 कि लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल भर लेट आउट रहा। उस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो हायर होता है, हायर ऑफ दिस टू, हायर जो भी हायर होता है वो हो जाता है हमारा जीएवी। मान लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट है 120 और एक्चुअल रेंट है 100, तो हमारा जीएवी होगा, कौन ज़्यादा बड़ा है तो 120, एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा बड़ा है तो 120 होगा जीएवी। अब मान लेते हैं हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है 110 और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है 130। तो इस केस में क्या बड़ा है, एक्चुअल रेंट बड़ा है, तो 130 हमारा जीएवी हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है। एक्सपेक्टेड रेंट जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू होता है कि हमारा जो प्रॉपर्टी है उसका रेंटल कैपेसिटी क्या है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फिक्स करता है, तो उसको कहते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट हो गया कि सिमिलर एरिया, सिमिलर मतलब हाउस का क्या, प्रॉपर्टी का क्या रेंट होना चाहिए, उसको कहते हैं फेयर रेंट। और स्टैंडर्ड रेंट हो गया रेंट कंट्रोल एक्ट में वो स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी का क्या रेंट होना चाहिए, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट होता है हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, ये दोनों में जो बड़ा होगा वो होगा एक्सपेक्टेड रेंट। पर एक कंडीशन है कि वो स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये एससी का डिसीजन था इन सीला कॉसेस के केस में कि जो है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में जो हायर होगा वो स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। हायर ऑफ दीज टू, हायर बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट। मान लेते हैं हमारा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है 70, फेयर रेंट है 80, बट स्टैंडर्ड रेंट जो है वो है 60। तो ये दोनों में हायर कौन है, तो 80। ये दोनों में हायर सबसे पहले हम लोग को देखना है, लेकिन जो हायर होगा वो इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो 80 ये एक्सीड कर रहा है तो 60 इज़ द ग्रॉस मतलब एक्सपेक्टेड रेंट। अब मान लिए 70 है, ये 65 है और ये 60 है। अब हायर ऑफ दीज टू में 70, बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक्सीड, ये क्या बोलते हैं, सॉरी इसमें ले लेते हैं 80 मान लेते हैं। अब इस केस में जो है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एक्सीड नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हो जाएगा हम लोग का, ये दोनों में हायर जो भी है तो 70 हो जाएगा हम लोग का एक्सपेक्टेड रेंट। अब हम लोग देखेंगे कि डिडक्शंस क्या क्या दिया जाता है। और वैसे हम लोग तो जानते हैं एक्चुअल रेंट क्या होता है, जितना हम लोग रिसीव किए या रिसीवेबल है। तो ये दोनों में जो हायर होगा एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट में
जो हायर होगा वही हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV, हायर ऑफ दीज टू। अब इसमें हम लोग कुछ डिडक्शंस करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग GAV से क्या करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्ट करते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्ट करने के बाद जब हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्ट करते हैं तो आता है हमारा NAV, नेट एनुअल वैल्यू। तो अब देखते हैं ये म्यूनिसिपल टैक्स क्या है। म्यूनिसिपल टैक्स हो गया हम लोग, क्या होता है, ये जो होता है ये पेमेंट बेसिस पे हम लोग इसमें लेते हैं कि अगर मान लिए हम लोग 2 साल का रेंट मतलब म्यूनिसिपल टैक्स इसी साल पे किए तो वो दोनों ही साल का इंक्लूडेड होगा, क्योंकि ये पेमेंट बेसिस पे, या फिर आउटस्टैंडिंग रह गया 3 महीने का तो उसको हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो जब जिस साल रिसीव होगा उसी साल वो म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन होगा। दूसरा हो गया, म्यूनिसिपल टैक्स अगर ओनर पे किया है तो उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा, पर अगर वही उसका टेनेंट किया है तो उसका डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि लोकल अथॉरिटी कोई भी अगर टैक्स लेवी करता है तो उसका हम लोग को डिडक्शन मिलेगा, बट अगर वही स्टेट गवर्नमेंट कोई करता है तो उसका हम लोग को डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब बात आता है कि मान लिए म्यूनिसिपल टैक्स इस साल पे करना था 1 लाख, बट लेट पेमेंट के कारण क्या हुआ, उस पर एक इंटरेस्ट लगा या पेनल्टी लगा 10,000 का। तो जो इंटरेस्ट या पेनल्टी होता है डिलेड पेमेंट पे, वो उसका डिडक्शन हम लोग को नहीं अलाउड है। सिर्फ डिडक्शन किस पे अलाउड है, तो जो म्यूनिसिपल टैक्स पे हुआ उस पर, वो पेमेंट बेसिस पे होता है। ओनर पे करेगा तभी डिडक्शन मिलेगा, टेनेंट पे करेगा तो नहीं मिलेगा। फिर लोकल अथॉरिटी अगर लेवी करेगा तो ही डिडक्शन मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा तो नहीं मिलेगा। फिर इंटरेस्ट और पेनल्टी पे हम लोग को डिडक्शन नहीं मिलता है। अब कुछ और डिडक्शंस है जो कि सेक्शन 24 में कवर है। सबसे पहला डिडक्शन सेक्शन 24A जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ये कहता है कि बाकी सारा एक्सपेंस, बहुत सारे एक्सपेंस होता है, रिपेयर्स हो गया, डिप्रिशिएशन, मेंटेनेंस, ये सब बहुत सारा इंश्योरेंस प्रीमियम, बहुत सारा जो भी एक्सपेंस है उसका डिडक्शन जो है हम लोग को नहीं मिलता है। उसके बदले हम लोग को डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू का 30% पे हम लोग को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। सबसे पहले हम लोग देखें ग्रॉस एनुअल वैल्यू हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, जो भी आएगा। अब एक्सपेक्टेड रेंट में था कि म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ एयर रेंट हायर ऑफ वो दोनों, और विच इज़ नॉट एक्सीडिंग द स्टैंडर्ड रेंट। उससे हम लोग देखें कि लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया 20 लाख रुपया, फिर क्या हुआ, म्यूनिसिपल टैक्स पे किए 5 लाख, तो ये आया हमारा नेट एनुअल वैल्यू। क्या आया, नेट एनुअल वैल्यू। धीरे धीरे अब हम लोग सीख रहे हैं कंप्यूटेशन, तो आया नेट एनुअल वैल्यू। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें डिडक्शंस मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। ये होता है 30% ऑफ NAV, इसका 30%, 15 लाख का 30%। ये आ गया हमारा 4,50,000। ये हो गया। अभी तो दूसरा डिडक्शन मिलेगा फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, वो देखते हैं वो क्या होता है। तो ये होता है 30% ऑफ NAV
एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया गया है 30% ऑफ NAV, जितना भी नेट एनुअल वैल्यू आया उस पर हम लोग 30% डिडक्शन मिल जाता है। बाकी सारे एक्सपेंस का नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि SSC बोल दे मेरा ये एक्सपेंस हुआ है, मेरा वो एक्सपेंस हुआ है, ये सारे ऐसे करके वो बहुत अपना इनकम जो है कम शो करेगा। इसलिए क्या किया, इनकम टैक्स में क्या हो फिक्स कर दिया गवर्नमेंट कि 30% ऑफ NAV जो है हम लोग को एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। पर NAV अगर नेगेटिव है तो उस पर हम लोग को कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 24B में। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हम लोग एक्यूरल बेसिस पे देते हैं, इसमें रिसीट बेसिस नहीं होता है। ऐसे भी पूरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रिसीट बेसिस फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ एक म्यूनिसिपल टैक्स में हम लोग रिसीट बेसिस मतलब पेमेंट बेसिस फॉलो करते हैं, इसमें हम लोग एक्यूरल बेसिस फॉलो करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन सिर्फ 4 केस में मिलेगा। सबसे पहला परचेज, दूसरा मतलब लोन जो है यूटिलाइज हो रहा हो परचेज, दूसरा कंस्ट्रक्शन, तीसरा रिपेयर्स या रिन्यूअल। इस 4 केस में ही हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा और बाकी कोई भी केस में नहीं मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब मान लिए डिलेड पेमेंट हो गया, उस पर जो इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे कोई डिडक्शन हम लोग को नहीं मिलता है, कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। एक्यूरल बेसिस हो गया, 4 के लिए यूटिलाइज होना चाहिए, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स और रिन्यूअल। अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया डिडक्शन। अब तो इसके बाद क्या हम लोग देखे थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन पहला था और दूसरा हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को एज ए डिडक्शन हम लोग को मिलता है, ये सेक्शन 24B में कवर्ड है। ये 4 केस में हो सकता है, परचेज, दूसरा कंस्ट्रक्शन, तीसरा रिपेयर्स और चौथा रिन्यूअल। अब हम लोग देखेंगे कि अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है। ये कई बार दिया रहता है हमारे क्वेश्चंस में, तो ये अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है। अनरियलाइज्ड रेंट होता है कि ये एक टाइप का बैड डेट टाइप्स होता है, जिसको हम लोग डिडक्ट करते हैं एक्चुअल रेंट। जो भी एक्चुअल रेंट आया था ना, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर, जो कि हम लोग पढ़े थे GAV का कंप्यूटेशन में। तो एक्चुअल रेंट जो आया, मान लिए 10,000 आया, चलिए। अब अनरियलाइज्ड रेंट है 1,000, तो हम लोग का एक्चुअल रेंट हो जाएगा 9,000। ये हम लोग डिडक्ट करते हैं एक्चुअल रेंट इससे। अब हम लोग एक्चुअल रेंट 4 कंडीशन फुलफिल होने पर ही क्लेम कर सकते हैं। ये जो है रूल 4 में दिया गया है, ये 4 कंडीशन होगा तभी हम लोग अनरियलाइज्ड रेंट जो है क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले टिनेसी जो होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, टिनेसी जेन्युइन होना चाहिए। दूसरा, जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है वो या तो वैकेट कर चुका हो लैंड को, मतलब खाली कर चुका हो, या फिर उसको ये ऑर्डर दे दिया गया हो कि आप खाली कर दीजिए लैंड को। दूसरा कंडीशन ये हुआ। तीसरा, कि वो दूसरे प्रॉपर्टी, SSC के दूसरे प्रॉपर्टी में कुछ नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ SSC के दूसरे प्रॉपर्टी में कोई मतलब रह नहीं रहा हो या कोई रिलेशन ना हो। तीसरा, कि वो लीगल प्रोसीडिंग करे, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग मतलब रिजनेबल स्टेप ले ताकि वो इंस्टीट्यूट कर सके लीगल प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट, और या फिर ये असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दे कि लीगल प्रोसीडिंग जो है यूज़फुल नहीं है। मान लिया हमारा 5,000 का अनरियलाइज रेंट है जिसका हम लोग को रिकवरी करवाना है, बट वही है कि हम लोग को लीगल प्रोसीडिंग में लग जा रहा है 50,000, एज ए लॉयर ये सब बुक करने में, जो भी हायर करने में लग जा रहा है 50,000। तो क्या ये लीगल प्रोसीडिंग यूज़लेस नहीं है इस केस में? अब 5,000 का रिकवरी के लिए हम लोग 50,000 खर्च करें तो क्या फ़ायदा। इसलिए वह असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दे कि जो है ये लीगल प्रोसीडिंग वो यूज़लेस है। तो आज हम लोग देखें कि थ्रू आउट द ईयर लेट आउट प्रॉपर्टी में कैसे हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं, GAV हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और
एक्चुअल रेंट, फिर एक्सपेक्टेड रेंट में ग्रॉस एनुअल वैल्यू और फेयर वैल्यू का हायर और बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट। सीला कॉसेस केस में दिया गया, एससी में चला था केस। उसके बाद फिर हम लोग देखे म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में पढ़े। उसके बाद फिर डिडक्शंस पढ़े, मतलब डिडक्शन में ही म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में पढ़े। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज़ गिवन ऑन 30% ऑफ NAV। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड अनरियलाइज्ड रेंट। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे पार्टली लेट आउट और पार्टली वैकेंट प्रॉपर्टी के केस में कैसे हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।